तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट और बी पार्ट दोनों ही करवा रहा हूँ। तो टू लेंसेज ऑफ पावर्स प्लस 15 डायोप्टर एंड माइनस 5 डायोप्टर आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। ठीक है, तो अब आप ये देखिएगा कि एक तो है प्लस 15 डायोप्टर का और एक है माइनस 5 डायोप्टर का। तो P1 आपने बोल दिया प्लस 15 डायोप्टर और जो P2 है वो हो गया माइनस 5 डायोप्टर। ठीक, तो हम ये कहेंगे कि जो लेंस कॉम्बिनेशन है, पावर ऑफ द लेंस कॉम्बिनेशन, पावर ऑफ लेंस कॉम्बिनेशन P इज इक्वल टू P1 प्लस P2। तो P इज इक्वल टू 15 माइनस 5, तो P इज इक्वल टू प्लस का 10 डायोप्टर। तो पावर जो लेंस कॉम्बिनेशन की है वो ये आ गई। देयरफॉर जो फोकल लेंथ है F इज इक्वल टू 1/P। भाई जब पावर जो है, पावर निकालते टाइम क्या होता है कि फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल हो जाता है। तो अगर मैं फोकल लेंथ निकालूंगा तो पावर का रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/10, 1/10 डायोप्टर, 1/10 ये हुआ। तो जो फोकल लेंथ है वो किस में आई? फोकल लेंथ हमेशा मीटर में आती है अगर पावर डायोप्टर में दे रखी है तो उसको जरा सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। तो 1/10 मल्टीप्लाइड बाई 100, जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गया। तो ये आ गया इस तरह से फोकल लेंथ जो है वो आ गई 10 सेंटीमीटर। अब इस 10 सेंटीमीटर से ये समझ में आया कि फोकल लेंथ क्योंकि पॉजिटिव आ रही है तो जो लेंस कॉम्बिनेशन है वो कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव कर रहा है। कॉन्वेक्स का ही तो फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, तो वो कॉन्वेक्स की तरह बिहेव कर रहा है। अच्छा जी, तो अब यहाँ दे रखा है जो बी पार्ट है, ये तो ए पार्ट हुआ, ए पार्ट का तो ये हुआ। उसके बाद बी पार्ट देखिएगा, बी पार्ट में ये बोल रहे हैं कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 3 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर। एक ऑब्जेक्ट है जिसका साइज 3 सेंटीमीटर दे रखा है, यानी कि H1 है। तो H1 तो दे रखा है 3 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर, और वो 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है, यानी कि U की वैल्यू दे रखी है -30 सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर है? हाँ? अच्छा जी, फ्रॉम दिस कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज कैलकुलेट द पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड। तो एक तो मेरे को पोजीशन बताना है और एक साइज बताना है, मतलब H2 बताना है। H2 तो हो गया पोजीशन, और साइज बताना है, साइज हो गया V। तो H2 और V ये दोनों चीज़ें बतानी है। तो इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए तो सीधा सीधा आप लेंस फार्मूला लगाइए। ठीक, तो जैसे मान लीजिए मेरे पास U दे रखा है, F हम निकाल ही चुके हैं, तो हम क्या कहेंगे? बाई यूजिंग लेंस फार्मूला, by using lens formula 1/V minus 1/U is equal to 1/F. तो 1/V minus 1/-30 is equal to 1/10। ठीक है, सब कुछ सेंटीमीटर में है अभी, तो ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया। तो 1/V प्लस 1/30 इज इक्वल टू 1/10। तो 1/V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/V इज इक्वल टू 1/10 माइनस 1/30, और 10 और 30 का एलसीएम हो जाएगा 30। तो 10 3 ज़ा 30, 3 1 ज़ा 3 माइनस 1। तो 1/V इज इक्वल टू 2/30, 2 1 ज़ा 2, 2 15 ज़ा। तो V की वैल्यू आ गई 15 सेंटीमीटर। ठीक है, V की वैल्यू 15 सेंटीमीटर आ गई। तो ये तो हो गया पोजीशन ऑफ इमेज। और पोजीशन ऑफ इमेज के बाद में इन्होंने पूछा कि आपको साइज ऑफ इमेज भी बताना है। तो साइज ऑफ इमेज कैसे निकलेगा? यहाँ लिखेंगे सिंस मैग्निफिकेशन M इज इक्वल टू V/U इज इक्वल टू H2/H1, देयरफॉर 15/U कितना है? -30। 15/-30 इज इक्वल टू H2/, हाँ जी, H1 कितना है? 3 सेंटीमीटर। तो 3 ये हो गया, 3 10 ज़ा 30, और 15/10 इज 1.5। तो H2 इज इक्वल टू माइनस का 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, आंसर चेक कर लीजिए, ये दे रखा है। ठीक है, क्लियर है? ठीक, चलिए जी, इसके बाद बताइए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बताओ भाई, करा किसी ने? ट्राई करा? हो गया, बहुत बढ़िया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 कहाँ करा है, जरा दिखाओ। अच्छा, चलिए ठीक है।
देखो भाई क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसमें बोल रहे हैं फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द लेंस कॉम्बिनेशन गिवन इन फिगर। ठीक है, अब इसमें इन्होंने ये बोला है कि जो ओरिजिनल जो हमारी जो ओरिजिनल हमारा ऑब्जेक्ट है उसका जो डिस्टेंस है वो 30 सेंटीमीटर दे रखा है। पहला लेंस और दूसरा लेंस उन दोनों के बीच का डिस्टेंस 5 दे रखा है। दूसरा लेंस और तीसरा लेंस इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 10 दे रखा है। ठीक है, और तीनों लेंसेज की फोकल लेंथ दे रखी है। तो सीधा एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले की हेल्प से हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। देखिए कैसे करना है। क्वेश्चन 5, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इधर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट को ओ बोल दिया, पूरे ऑब्जेक्ट को ही ओ बोल दिया है। और ओ से पहले वाला जो लेंस है इसका जो डिस्टेंस है दैट इज 30 सेंटीमीटर। इस वाले की पहले वाले लेंस की फोकल लेंथ f1, दूसरे वाले की f2 और तीसरे वाले की f3। तो इसके और इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है 5 सेंटीमीटर, और इसके बीच का जो डिस्टेंस है ये है 10 सेंटीमीटर। ये हो गया। f1 है प्लस 10 सेंटीमीटर, f2 है माइनस 10 सेंटीमीटर और f3 है प्लस का 30 सेंटीमीटर। वो कह रहे हैं फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड। तो एक तो देखिए u दे रखा है। u हमेशा हम क्या करते हैं, u हम ये देखते हैं कि जो u है ना वो कैसे निकलेगा, जो हमारा पहला वाला जो लेंस है उस पहले वाले लेंस से हमारा ऑब्जेक्ट कितनी दूर है वो हमारा u हो जाएगा। तो u तो हो जाएगा -30 सेंटीमीटर, -30 सेंटीमीटर हो गया। अच्छा, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द लेंस कॉम्बिनेशन गिवन इन फिगर। तो मेरे को v बताना है, v बताना है कि v जो है वो कहाँ पर बन रहा है, v की वैल्यू कितनी है ये बताना है। ठीक है, फॉर्मूला देखिए भाई, a की फॉर्मूला है सबसे पहले ये है कि जैसे मान लीजिए दो लेंसेज हैं, तो दो लेंसेज हैं तो पहला लेंस देखा और दूसरा लेंस देखा, तो इसमें हम क्या करेंगे, इन दोनों लेंसेज की इक्विवेलेंट पावर निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम ये करेंगे कि इक्विवेलेंट पावर ऑफ लेंस 1 एंड 2, लेंस 1 एंड 2, इसको क्या बोलना है, इसको ना P12 बोल देना, P12। तो P12 क्या हो जाएगा, P12 हमारे पास आ जाएगा कि P1 प्लस P2, P1 प्लस P2 माइनस D P1 P2, P1 प्लस P2 माइनस D P1 P2। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद ये तो फॉर्मूला हो गया, P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 माइनस D P1 P2। अब P1 कैसे निकलेगा, जैसे ये 10 सेंटीमीटर है तो फोकल लेंथ निकाल लो, एक ही बात है। चलिए 10 सेंटीमीटर, इसको बोल दिया हमने 10/100 यानी कि 0.1 मीटर, ये माइनस 0.1 मीटर और ये प्लस का 0.3 मीटर। ठीक है ना, तो ये सब इस तरह से मीटर में कन्वर्ट हो गए। अब पावर कैसे निकलती है, इनका रेसिप्रोकल करके। ठीक है, तो P12 मेरे को कैलकुलेट करना है, तो P12 इज इक्वल टू P1 क्या हो गया, इसका रेसिप्रोकल, तो 1/0.1 प्लस 1/माइनस 0.1 माइनस, अब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको मैं D1 बोल रहा हूँ। ठीक है, तो वो कितना है 5 सेंटीमीटर। तो ये जो 5 सेंटीमीटर है
जब हमको एसआई यूनिट में निकालना है तो ये जो डिस्टेंस है इसको भी आप फिर मीटर में रखें, क्योंकि पावर जो है पावर की एसआई यूनिट है। हाँ, d1। अरे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, दो लेंसेज के बीच का डिस्टेंस ही तो d होता है। ठीक है, तुम तो कह रहे थे कर लिया, तो फोकल लेंथ वो भी तो वही बात है, 1/f1। अच्छा, वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करेगा, तो लंबा नहीं पड़ा। अच्छा चलिए, चलो अब जैसे d1 है तो d1 कितना है 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर जो है इसको हम बोलेंगे 0.5, नहीं 0.05, 0.05। और P1 कितना है, P1 है 1/0.1 मल्टीप्लाइड बाई 1/-(-0.1). तो ये क्या हो जाएगा 1/0.1 और प्लस माइनस 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 1/0.1। तो ये दोनों टर्म्स तो कैंसिल आउट हो गए, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल आउट हो गए। इधर ये वाला नेगेटिव और ये वाला नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव हो गया। 0.05 समझ जाइए, 0.05 अपॉन 0.1 इंटू 0.1 है 0.01। भाई डेसिमल से डेसिमल गया तो हमारा जो P12 है ना, P12 हमारा आ गया प्लस का 5 डायोप्टर। ठीक है, P12 आ गया प्लस का 5 डायोप्टर। अब क्या करेंगे, मतलब अब ये जो दोनों लेंसेज हैं, अब इन दोनों लेंसेज का कॉम्बिनेशन हो गया, वो लेंस और ये वाला, मतलब इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो इसके साथ कितने डिस्टेंस पर है, 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर। ठीक है, तो अब जो है D2 ले लेंगे उसको और फिर पावर निकाल लेंगे। अब क्या करिए, अब निकाल लीजिए फाइनल जो P निकलेगा, तो P विल बी इक्वल टू P12 प्लस P3। ठीक है, तो 1 और 2 का कॉम्बिनेशन P12 हो गया, और जो थर्ड है उसकी जो पावर है वो P3 हो गई, और P12 यानी कि ये जो इक्विवेलेंट लेंस बन गया ना, इस इक्विवेलेंट लेंस और इसके बीच में 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, यानी डिफरेंस है, यानी कि ये D2 हो गया। तो माइनस D2 इंटू P12 इंटू P3। ठीक, आगे चलते हैं। P12 कितना है 5 और P3 कितना है 1/0.3, तो प्लस 1/0.3 माइनस D2 कितना है डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर का मतलब हो जाएगा 0.1। P12 कितना आया था 5 और P3 कितना है 1/0.3। ठीक, तो ये पॉइंट गया ऊपर, 10 आ गया, तो 5 प्लस 10/3 और डेसिमल से डेसिमल कट गया, तो माइनस 5/3। ठीक, तो 10/3 माइनस 5/3 इज प्लस का 5/3, तो 3 5 ज़ा 15 प्लस 5/3, तो क्या हो गया 20/3। ठीक, 20/3 हो गया, तो ये पूरे की पावर आ गई, तो इतना डायोप्टर। देयरफॉर F इज इक्वल टू 3/20 मीटर। यहाँ तक बताइए, यहाँ तक समझ गए? तो F हमारे पास 3/20 मीटर हो गया। अब मीटर तो तभी लेते हैं ना जब हमको पावर निकालनी होती है। ठीक है, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सेंटीमीटर में दे रखा है। तो ये क्या हो गया 3/20 मल्टीप्लाइड बाई 100, 0 0 2 5 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, तो F इज इक्वल टू हो गया 15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर पॉजिटिव में आ रही है, पावर भी पॉजिटिव में आई, इसका मतलब पूरा जो कॉम्बिनेशन है वो कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक, तो फोकल लेंथ आ गई, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ गया, इमेज डिस्टेंस पूछ रहे हैं, बस हो जाएगा। बाई लेंस फॉर्मूला, बाई लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, तो 1/v माइनस 1/-30
इज इक्वल टू 1/15, तो 1/v इज इक्वल टू 1/15 और माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस 1/30 उधर जाकर माइनस 1/30 हो जाएगा। 1/v इज इक्वल टू 30 हो गया, 15 2 ज़ा 30, 2 1 ज़ा 2 और ये 1, 1/v इज इक्वल टू 1/30, तो यहाँ से v इज इक्वल टू हो गया 30 सेंटीमीटर। ठीक है, v इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। तो हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी, और ये आ चुका है सीबीएसई में क्वेश्चन, कभी भी हमको ऐसे दे रखा हो, वैसे भी करके हो गया था। चलो ठीक है, लंबा नहीं पड़ा वो, शॉर्ट हो, शॉर्ट दिखाओगे, करा है, दिखाना जरा। नहीं कोई बात नहीं है ना। पहले तो इसका आपने v निकाल लिया और f को क्या मान लिया, हाँ वो तो दे ही रखा है 10 सेंटीमीटर, तो ये 15 आ गया। अब प्लस 15 है तो ठीक है, ये u की तरह बिहेव करेगा। पर तुम तो u को 10 सेंटीमीटर ले रहे हो अब। अच्छा वो आ रहा है प्लस का 15 सेंटीमीटर, तो प्लस का 15 सेंटीमीटर यानी कि इस तरफ बन रहा है 15। अच्छा, यहाँ से वो 15 सेंटीमीटर इधर बन रहा है। ठीक है, 10 सेंटीमीटर सब्ट्रैक्ट कर दिया, 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 सेंटीमीटर उधर रहेगा। ठीक है भाई, दिमाग कुछ ज़्यादा ही नहीं लगा दिया इसमें। F2 इज इक्वल टू -10, -10 तो ठीक है, दे ही रखा है। V2 इन्फिनिटी भी आ गया, बस तो फिर अब आगे करने की ज़रूरत क्या थी। जब V2 इन्फिनिटी आ ही गया तो जो लास्ट वाले का फोकल लेंथ है, अगर ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पर है तो इमेज तो फोकस पर ही बनेगी, और वो फोकस इसका 30 दे ही रखा है, तो 30 आ गया। भाई कुछ फिर भी ज़्यादा ही चलाया है, उससे ज़्यादा चलाया है ये। 1/infinity लिया तो उसको 0 बना दिया। चलो चलिए जी, तो ये हो गया। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट मैंने जो प्रिज्म वाला पोर्शन था, प्रिज्म वाला पोर्शन करा दिया था, उसके न्यूमेरिकल्स हमारे रह रहे हैं, वो न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो पेज नंबर 77 ये हो गया था पूरा। न्यूमेरिकल्स देख लीजिए, पेज नंबर 83 पर है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ एन इक्विलेटरल प्रिज्म फॉर विच द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज 60 डिग्री, ये दे रखा है। ठीक है, और इक्विलेटरल प्रिज्म है। इक्विलेटरल प्रिज्म का मतलब एक ऐसा प्रिज्म जिसमें तीनों ही एंगल 60 डिग्री के हो जाएंगे, ट्रायंगुलर फेस वाला। तो जो हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म है, यानी कि जो ए है, वो भी 60 डिग्री हो जाएगा। तो कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ एन इक्विलेटरल प्रिज्म। अच्छा, ये ध्यान रखना, मैं अभी क्वेश्चन जो डिस्कस करूंगा, इक्विलेटरल प्रिज्म बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है ना, तो एंगल ऑफ प्रिज्म ज़्यादातर केसेस में आप देखेंगे कि वो 60 डिग्री ही दे रखा होगा। तो कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ एन इक्विलेटरल प्रिज्म फॉर विच द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज 60 डिग्री। एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज 60 डिग्री। तो आप ये देखिए, पेज नंबर 83 पर क्वेश्चन नंबर 1 है। ये आपके प्रिज्म के न्यूमेरिकल्स हैं। Since it is an equilateral prism, तो
ए इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल ऑफ प्रिज्म ये 60 डिग्री हो गया। आगे चलते हैं, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन डेल्टा एम ये भी 60 डिग्री दे रखा है। तो वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास मटेरियल पूछ रहे हैं, जिस ग्लास से वो प्रिज्म बना हुआ है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ रहे हैं। तो म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू। ठीक है, यही फॉर्मूला देखा था एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन जब भी दे रखा होता था। तो म्यू इज इक्वल टू साइन 60 प्लस 60 अपॉन 2 अपॉन साइन 60 अपॉन 2। 60 प्लस 60 120, 120 अपॉन 2 इज 60। ये हो गया साइन 60 डिग्री अपॉन साइन 30 डिग्री। साइन 60 डिग्री इज √3/2 और साइन 30 डिग्री इज 1/2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, रिजल्ट इज √3। ठीक है, जब भी कभी हमारे पास न्यूमरेटर में भी रैशनल नंबर होता है और डिनोमिनेटर में भी रैशनल नंबर होता है, तो न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर अगर सेम है तो काट सकते हैं उसको। तो ऊपर बचेगा √3, नीचे बचेगा 1, तो ये √3 आ गया इसका रिजल्ट सीधा सीधा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रे ऑफ लाइट passes through an equilateral glass prism. A ray of light passes through an equilateral glass prism such that the angle of incidence is equal to the angle of emergence. Angle of incidence is equal to angle of emergence. Angle of incidence को क्या लिया था I, angle of emergence को क्या लिया था I dash। तो इसका मतलब angle of incidence और angle of emergence ये दोनों इक्वल कब होते हैं? ये तभी होते हैं मिनिमम डेविएशन के केस में। ठीक है, तो इसमें हम ये कहेंगे कि passes through an equilateral glass prism such that the angle of incidence is equal to the angle of emergence. If the angle of emergence is 3/4 times the angle of prism, calculate the angle of deviation and the refractive index of the glass prism. ठीक है, चलिए जी, तो जो जो वैल्यू दे रखी है वो वैल्यू लेते हैं सबसे पहले। यहां पर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में, सिंस एंगल ऑफ इंसिडेंस is equal to angle of emergence, that is I is equal to I dash. So it is a case of minimum deviation. मिनिमम डेविएशन वाला केस हो गया। इक्विलेटरल प्रिज्म बताया है तो इक्विलेटरल प्रिज्म के केस में ए की वैल्यू कितनी होती है? 60 डिग्री। एंगल ऑफ प्रिज्म 60 डिग्री होगा। ठीक है, अच्छा, और ये क्या बोल रहे हैं? ये कह रहे हैं कि इफ द एंगल ऑफ इमरजेंस इज 3/4 टाइम्स द एंगल ऑफ द प्रिज्म। ठीक है, 3/4 टाइम्स द एंगल ऑफ प्रिज्म, तो यानी कि आई इज इक्वल टू आई डैश, आई इज इक्वल टू आई डैश इज इक्वल टू 3/4 टाइम्स द एंगल ऑफ प्रिज्म। तो 3/4 इंटू 60 डिग्री, तो 2 2 ज़ा 4, 2 अरे 4 15 ज़ा है ना सीधा, 4 15 ज़ा 60 डिग्री, 15 3 ज़ा कितना हो गया? 45 डिग्री। हमारे पास आई और आई डैश दोनों की वैल्यू 45 डिग्री आ गई। अब इसके बाद क्या निकालना है? सबसे पहले ये पूछ रहे हैं कि भाई आप इसमें ये निकालिएगा, फर्स्ट पार्ट में द एंगल ऑफ डेविएशन, सेकंड पार्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास प्रिज्म। एंगल ऑफ डेविएशन, तो एंगल ऑफ डेविएशन जो है, एंगल ऑफ डेविएशन निकालने की तो ज़रूरत ही नहीं है। एंगल ऑफ डेविएशन इस तरह से निकलेगा, आई इज इक्वल टू आई डैश। अच्छा, एक मिनट,
हाँ जी, एंगल ऑफ डेविएशन कैसे निकलेगा, हम ये जानते हैं बाई प्रिज्म फॉर्मूला, बाई प्रिज्म फॉर्मूला ए प्लस यानी कि एंगल ऑफ प्रिज्म प्लस एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ इमरजेंस। तो ए हमें पता ही है 60 डिग्री, डेल्टा हमें निकालना है, डेल्टा एम है, इस केस में डेल्टा एम बोल रहे हैं, ठीक। और आई कितना दे रखा है, आई और आई डैश दोनों 45 है, तो डेल्टा एम कितना हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो डेल्टा एम इज इक्वल टू 30 डिग्री। डेल्टा एम की वैल्यू यानी कि एंगल ऑफ डेविएशन या एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, ये कैसे पता चलता है, जब भी हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस इक्वल होता है तो आप ये कहेंगे कि मिनिमम डेविएशन हो रहा है, तो डेल्टा ना बोलकर डेल्टा एम बोल सकते हैं। ये फर्स्ट पार्ट हुआ। फर्स्ट पार्ट के बाद में सेकंड पार्ट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लो खुद, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स खुद निकाल लो भाई। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए यही तो फॉर्मूले की जरूरत है, साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू। ए आपके पास है, डेल्टा एम आपके पास, निकालो, ठीक है। मुझे 1 मिनट दो, बस अभी आ रहा हूँ। इस फॉर्मूले में रखिए ए प्लस डेल्टा एम, ए ये रहा, डेल्टा एम ये रहा, और नीचे साइन ए बाई टू की जरूरत पड़ती है। करो फटाफट, सीधा सीधा क्वेश्चन है। हो गया, हो गया, चलिए अगला देखते हैं फिर। हाँ, √2
ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट में क्या है, a ray of light passing through an equilateral triangular prism from air undergoes minimum deviation when angle of incidence is 3/4 of the angle of prism. A ray of light passing through an equilateral triangular prism from air undergoes minimum deviation when angle of incidence is 3/4 of the angle of prism. Calculate the speed of light in the prism. तो हमको प्रिज्म के अंदर स्पीड ऑफ लाइट बतानी है, कैसे बताएंगे? हाँ हाँ, और क्या? नहीं नहीं भाई, एयर से आ रही है ना, तो एयर से आ रही है, एयर से प्रिज्म के अंदर एंटर करेगी। तो प्रिज्म क्या है? ग्लास है, तो ग्लास में तो स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो ही जाएगी ना, रिफ्रैक्शन इसी को तो कहते हैं। चलिए जी, अब जरा देखिएगा, यहाँ पर इन्होंने बोला कि रे ऑफ लाइट इंसिडेंट a ray of light passing through an equilateral triangular prism from air undergoes minimum deviation when angle of incidence is 3/4 of the angle of prism. ठीक है, तो angle of incidence is 3/4 of the angle of prism. तो A तो हो गया 60 डिग्री, ये तो 60 डिग्री हो गया। उसके बाद इन्होंने बोला कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस is 3/4 of the angle of prism. ये समझ गया मैंने I इज इक्वल टू आई डैश क्यों लिखा है? क्योंकि उन्होंने पहले ही बोल दिया कि अंडरगोज मिनिमम डेविएशन, रे अंडरगोज मिनिमम डेविएशन। तो जब मिनिमम डेविएशन होगा तो I इज इक्वल टू आई डैश होगा। ठीक है, और 3/4 ऑफ A, अभी इसको हम कैलकुलेट कर ही चुके थे, इसको सीधा 45 डिग्री लिख रहा हूँ मैं, ये 45 डिग्री हो गया। ठीक है, तो यहाँ से मेरे को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स न्यू इज इक्वल टू, अच्छा मिनिमम डेविएशन तो A प्लस वही डेल्टा M इज इक्वल टू I प्लस आई डैश। तो ये तो वैसे ही नहीं हो गया, 60 डिग्री प्लस डेल्टा M इज इक्वल टू 45 प्लस 45, तो डेल्टा M आ गया ना 30 डिग्री। तो सारी वैल्यू सेम ही तो आ गई इससे पहले क्वेश्चन वाली, इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी सेम आएगा। तो म्यू कितना हो जाएगा? √2 हो गया। यहाँ से बताइए, यहाँ तक क्लियर है? म्यू की वैल्यू हो गई √2। अच्छा जी, जब म्यू की वैल्यू √2 हो गई तो इन्होंने तो पहले ही बोल दिया कि रे ऑफ लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है? एयर से ग्लास में जा रही है। तो एयर को क्या ले लेंगे? एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो 1 होता है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? हम ये बोलेंगे कि ये एयर से आ रही है और ग्लास में जा रही है, मतलब म्यू को क्या बोलेंगे? ए म्यू जी इज इक्वल टू √2। अब ए म्यू जी का मतलब क्या हो गया? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज इक्वल टू √2। बोलो सही है? और स्पीड ऑफ लाइट इन एयर ये क्या होता है? 3 × 10⁸ इज इक्वल टू √2 VG। तो VG क्या हो गया? VG इज इक्वल टू 3 × 10⁸ अपॉन √2। अभी जो √2 है, अब इससे डिवाइड करने में तो मुश्किल आएगी, तो रैशनलाइज कर लो। √2 से नीचे मल्टीप्लाई, √2 से ऊपर मल्टीप्लाई। ठीक है, तो अब ये √2 × √2 क्या बन गया? ये तो 2 बन गया। तो 3/2 × √2 × 10⁸, ये क्या हो गया? 1.5। और √2 की वैल्यू आपको पता ही है 1.414 होती है, तो ये हो जाएगा 1.5 × 1.414 × 10⁸। करो जी मल्टीप्लाई, 15 4 ज़ा 60, 6 कैरी, 15 1 ज़ा 15 और 6 21, 2 कैरी, 15 4 ज़ा 60 और 2 62, 6 कैरी, 15 1 ज़ा 15 और 6 21, इतना हो गया।
तो डेसिमल के बाद इधर 1 डिजिट, डेसिमल के बाद इधर 3 डिजिट, तो टोटल डेसिमल के बाद 4 डिजिट हो गई। तो राइट से 4 डिजिट काउंट कर लो, 1 2 3 4 इतना इंटू 10 की पावर 8, ठीक है। तो 2.12 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, 2 डेसिमल प्लेसेस तक ले लो बस। 2.12 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। हाँ जी, ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें, क्लियर है? लवन्या, सोमेन, शानवी, ठीक है। चलिए जी, अब जरा क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 सॉरी। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ फेस ऑफ एन इक्विलेटरल प्रिज्म शोज मिनिमम डेविएशन ऑफ 30 डिग्री। ध्यान से सुन लो बस, इस क्वेश्चन को करना नहीं है, बस सुन लीजिए। अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ फेस ऑफ एन इक्विलेटरल प्रिज्म, चौथा क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। इक्विलेटरल प्रिज्म, इसका मतलब क्या है? ए की वैल्यू वही 60 डिग्री, ठीक। अंडरगोज शोज मिनिमम डेविएशन ऑफ 30 डिग्री, मिनिमम डेविएशन डेल्टा एम, इस क्वेश्चन में भी 30 डिग्री निकला था। चलिए, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट थ्रू द प्रिज्म, तो सेम ही तो आएगा, ठीक है भाई। जब उन्होंने बोल दिया इक्विलेटरल प्रिज्म है, तो इक्विलेटरल प्रिज्म है तो 60 डिग्री एंगल ऑफ प्रिज्म हो गया और डेल्टा एम 30 डिग्री हो गया। मिनिमम डेविएशन है तो आई और आई डैश दोनों इक्वल होंगे, तो यहाँ से आपका ये 45 दिया नहीं है, इस बार 45 निकालना पड़ेगा आपको, डेल्टा एम दे रखा है। तो आई और आई डैश आपके पास आ गया, तो म्यू की वैल्यू भी √2 आएगी और स्पीड ऑफ लाइट इन प्रिज्म वो भी यही आएगा। तो दोनों क्वेश्चन सेम ही है ये, ठीक है। एक में आई और आई डैश दे रखा है, डेल्टा एम निकाल कर आगे बढ़े, इसमें डेल्टा एम दे रखा है और आई और आई डैश निकालोगे, ठीक है। क्योंकि दे नहीं रखा इस वाले में, क्वेश्चन नंबर 4 में नहीं दे रखा है। आई निकाला तो आई डैश निकल गया ना, एक ही तो बात है भाई। आई और आई डैश तो दोनों सेम ही रहेंगे ना मिनिमम डेविएशन के केस में। सुनो, इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है? इस क्वेश्चन में 45 डिग्री दे रखा है ना। कैसे दे रखा है? उन्होंने बोला 3/4 ऑफ द एंगल ऑफ प्रिज्म, तो इस तरह से 45 डिग्री आ गया। और बोल दिया था कि मिनिमम डेविएशन हो रहा है, तो a प्लस डेल्टा एम इज इक्वल टू आई प्लस आई डैश, फॉर्मूला होता है। यहाँ से हमने डेल्टा एम निकाल लिया। अब जो क्वेश्चन a प्लस डेल्टा एम है ना, हाँ ऐसे भी हो जाएगा। साइन a प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपॉन साइन a बाई 2, अगर ऐसे करोगे तो भी म्यू निकल जाएगा, है ना। तो इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी, तो म्यू निकल जाएगा। लेकिन म्यू निकलने के बाद फिर ये फॉर्मूला लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आई और आई डैश की जरूरत नहीं है, अगर हमको ए और डेल्टा एम दे रखा है तो उसी से बात बन जाएगी, सही है। चलिए, इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? कैलकुलेट द वैल्यू of the angle of incidence when a ray of light incident on one face of an equilateral glass prism produces the emergent ray which just grazes along the adjacent face. Refractive index of the prism is √2, ठीक है। 2017 में आया दिल्ली वाले में भी और आउटसाइड दिल्ली वाले के कंपार्टमेंट में आया था 2017 में ये वाला क्वेश्चन समझ लीजिए दोबारा से। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना, तो आई निकालना है। Calculate the value of the angle of incidence when a ray of light incident on one face of an equilateral glass prism produces the emergent ray. ये तो हो गया 60 डिग्री एंगल ऑफ प्रिज्म ए। तो एक रे ऑफ लाइट ऐसे स्ट्राइक करती है, यहाँ पर नॉर्मल बना लो, तो ये जो इंसिडेंट रे है ये नॉर्मल के साथ में जो एंगल बनाती है दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये ऐसे मुड़ गया और मुड़ने के बाद में जो इमरजेंट रे है ना, वो इमरजेंट रे इतना ज़्यादा डेविएट हो जाती है कि वो इसी फेस के अलोंग ऐसी चली जाती है, समझ गए?
उन्होंने बोला कि इट जस्ट ग्रेजेस अलोंग द एडजेसेंट फेस, जहाँ से उसको निकलना चाहिए था उसके अलोंग ही चली जाती है। तो अब आपने क्या करा, इस पॉइंट पर आपने नॉर्मल बना ली। तो हमारी जो इमरजेंट रे है, जो हमारी इमरजेंट रे है, वो इमरजेंट रे जो है वो नॉर्मल के साथ एंगल क्या बना रही है? इमरजेंट रे नॉर्मल के साथ एंगल क्या बना रही है? 90 डिग्री। तो आई डैश इस केस में हो गया 90 डिग्री। क्लियर है? आई डैश हो गया 90 डिग्री। और फिर वो कह रहे हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म इज √2। तो प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि म्यू जो है वो √2 दे रखा है। एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना है, प्रिज्म फॉर्मूला ए प्लस डेल्टा। अब इस बार मिनिमम डेविएशन नहीं है, तो बाई बाई प्रिज्म फॉर्मूला ए प्लस डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस आई डैश। ए तो है 60 डिग्री, डेल्टा हमें पता नहीं, आई भी नहीं पता है, और आई डैश कितना है 90 डिग्री। जरा देखना मिनिमम डेविएशन तो नहीं दे रखा है इसमें, नहीं तो on one face of an equilateral produces the emergent ray which just graces along the adjacent face। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म इज √2। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो प्रिज्म का वो √2 दे रखा है। ठीक है, तो अब देखिएगा इसमें मेरे को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 दे रखा है, तो इसकी हेल्प से हम क्या निकालेंगे? मिनिमम डेविएशन तो है नहीं, तो जो म्यू है वो दे रखा है √2, यानी कि ए म्यू जी ये दे रखा है। और इसका क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं फिर? ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 तो नहीं होगा यहाँ पर, क्या करें जी, किस तरीके से करें? आंसर क्या दे रखा है? साइन इनवर्स √2 साइन 15 डिग्री। ठीक है, तो इनमें से कोई एक चीज आ जाए। और पूछा गया है सिर्फ एंगल ऑफ इंसिडेंस पूछा है, डेविएशन कैसे निकलेगा भाई? डेविएशन देखिए बिल्कुल शुरुआत वाले में जो फॉर्मूला हमको दे रखा था उसमें देखिए, एक तो ये है, ये तो मिनिमम डेविएशन वाले केस में है, और उसके अलावा डेविएशन निकालने का फॉर्मूला है आई माइनस आर प्लस आई डैश माइनस आर डैश। अच्छा, ये डेल्टा है आई माइनस आर, ठीक है, आई प्लस आई डैश माइनस ए, तो वही बन गया। और डेल्टा निकालने का क्या फॉर्मूला हो सकता है? अच्छा, एक चीज और है कि ये क्रिटिकल एंगल बन जाएगा। डेंसर से रेयर में जा रही है लाइट रे, R1 R2। एक काम करते हैं, यहाँ वाला जो एंगल है, यहाँ वाला एंगल निकाल लेते हैं पहले। चलो, इसका जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है ना, इसको तो बोल दिया R1 और इसको बोल दो R2। तो जब म्यू दे रखा है ना, म्यू दे रखा है √2, तो हम ये कहेंगे कि यहाँ से हम ऐसा कर लेंगे कि साइन आई डैश म्यू इज इक्वल टू √2 है। म्यू इज इक्वल टू √2 का मतलब कि लाइट रे, म्यू इज इक्वल टू √2 का मतलब कि लाइट रे जब एयर से ग्लास के अंदर आ रही है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 है, ये दे रखा है। ठीक है, अच्छा, तो हम ये कहेंगे कि यहाँ तो ग्लास से एयर के अंदर जा रही है, तो ठीक है, हमें रेसिप्रोकल नहीं करना है, हम इसको यही मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ अगर जा रही है तो हम ऐसा कर देंगे, इसको साइन आई डैश अपॉन साइन R2
इज इक्वल टू रूट टू। अब देखिएगा जो मैं बता रहा हूँ उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हम ये कहेंगे कि अगर हम यहाँ से जा रहे हैं, अगर यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो हम क्या लेंगे, साइन आर टू अपॉन साइन आई डैश, स्नेल्स लॉ। ये तो होता है कि भाई यहाँ से निकलकर आप यहाँ जा रहे हैं, लेकिन जब आप ग्लास से एयर में जाएंगे तो आप फिर जी म्यू ए लेंगे, और जी म्यू ए अगर आप ले रहे हैं तो जी म्यू ए क्या हो जाएगा, ये म्यू दे रखा है, म्यू मतलब जब सिर्फ म्यू दे रखा होता है ना कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास है, तो ये माना जाता है कि लाइट रे एयर से आ रही है और ग्लास में एंटर कर रही है, ठीक है। तो इसको ये माना जाता है कि ये ए म्यू जी है। तो अगर आप जी म्यू ए निकालेंगे तो वो ऑब्वियसली वो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/√2, ठीक है। तो अगर जी म्यू ए करोगे तो इधर 1/√2 हो जाएगा और ये साइन आर टू अपॉन साइन आई डैश हो जाएगा। तो मैंने उसको सीधा सीधा लिख दिया कि एयर से ग्लास वाला ले लिया, तो एयर वाला एंगल ऊपर, ग्लास वाला एंगल नीचे, और एयर से ग्लास वाला दे ही रखा है √2, ठीक, समझ गए। साइन आई डैश कितना है, साइन 90, साइन 90 अपॉन साइन R2 इज इक्वल टू √2। तो साइन 90 डिग्री क्या है, 1 अपॉन साइन R2 √2, रेसिप्रोकल ले लीजिए तो साइन R2 1/√2, तो R2 क्या हो जाएगा बोलो, 45 डिग्री, R2 हो जाएगा 45 डिग्री, ये हो गया, ठीक है। चलिए जी, ये करने के बाद में अब आप ये देखिएगा कि जैसे हमारे पास R2 की वैल्यू 45 डिग्री आ गई, तो इसमें हमने जब करा था ना इसको, तो A इज इक्वल टू ए की वैल्यू R1 प्लस R2 आई थी, ठीक है। तो आप जरा चेक कर लीजिए, उसमें जो था ना, जो हमने बिल्कुल शुरुआत में डेरिवेशन करा था, बिल्कुल शुरुआत वाला डेरिवेशन देख लीजिए, उसमें A की वैल्यू R1 प्लस R2 आई थी। ये है पेज नंबर 78 पर, पेज नंबर 78 पर। तो जहां मैं R1 और R2 ले रहा हूं, तो यहाँ पर हमने R और R डैश लिया था, तो A इज इक्वल टू R प्लस R डैश आया था, ठीक है। पेज नंबर 78 पर नोट्स में देख लीजिए कि A इज इक्वल टू R प्लस R डैश आया था। तो R को हम R1 ले रहे हैं और इसको हम R2 ले रहे हैं, तो A इज इक्वल टू R1 प्लस R2, तो A कितना है 60 डिग्री, R1 मुझे नहीं पता कितना है, और R2 कितना है 45 डिग्री। तो इसको इधर ले आओ, 60 माइनस 45, ये R1 हो गया, तो R1 इज इक्वल टू 15 डिग्री। ये बता दीजिए, ये क्लियर है, R1 इज इक्वल टू 15 डिग्री आ गया, ये क्लियर है। तो अब यहाँ से I की वैल्यू निकालनी है, तो I की वैल्यू कैसे निकलेगी, A म्यू जी इज इक्वल टू √2, और A म्यू जी क्या होगा, साइन I अपॉन साइन R1, साइन I अपॉन साइन R1 इज इक्वल टू √2। तो साइन I इज इक्वल टू √2 साइन R1, R1 कितना है 15 डिग्री, तो I इज इक्वल टू, जब साइन उधर चला जाता है तो वो साइन इनवर्स बन जाता है, और ये हो जाएगा √2 साइन 15 डिग्री, ये हो गया। बताइए जी, समझ में आ गया, फिर से समझा देते हैं। हमने जब शुरुआत में देखा था ना, जब डेरिवेशन करा था प्रिज्म का, तो उसमें हमने ये प्रूव करा था कि ये जो एंगल A है और ये जो R1 और R2 है, ये दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ से R2 की वैल्यू निकाल ली कि साइन I डैश अपॉन साइन R2 इज इक्वल टू √2। तो यहाँ से R2 की वैल्यू आ गई 45 डिग्री, यहाँ तक तो क्लियर था। उसके बाद देखिए, हमने देखा था कि A इज इक्वल टू R1 प्लस R2 होता है, तो A इज इक्वल टू R1 प्लस R2, तो यहाँ से R1 की वैल्यू 15 डिग्री आ गई, ठीक। और फिर उसके बाद हाँ अच्छे से ही बता रहा हूँ। देखो, इसमें ये था कि जब हमने इस क्वाड्रिलेटरल को ले लिया था ना, जब इस क्वाड्रिलेटरल को ले लिया था,
तो क्वाड्रिलेटरल को लेने में हमने ये बोला था कि ये नॉर्मल है तो ये पूरा का पूरा एंगल 90 डिग्री है, ये वाला पूरा का पूरा एंगल 90 डिग्री है। तो जो इधर वाला एंगल है और जो इधर वाला एंगल है, इन दोनों का सम 180 डिग्री आ रहा था। क्यों? क्योंकि ये बना था, ये था P, ये था Q, ये था N और ये था R। ठीक है, इस पॉइंट को S बोल दिया था। तो जो ये जो क्वाड्रिलेटरल था ना AQNR, तो इसमें एंगल A और एंगल N ये दोनों 180 डिग्री हो जाएंगे, क्योंकि AQNR में अगर मैं एंगल सम प्रॉपर्टी लगाता हूँ तो एंगल A प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल N प्लस 90 डिग्री, सारे के सारे एंगल्स का सम 360 डिग्री हो जाएगा। इन दोनों का सम जब 180 डिग्री है, 90 प्लस 90 दिख रहा है, तो इन दोनों का सम भी 180 डिग्री होगा, तभी तो 360 बनेगा टोटल। तो एंगल ए ये प्रूफ में था, 78 पेज नंबर पर है, 2 इक्वेशन से समझ में आ जाएगा। एंगल ए प्लस एंगल क्यू एन आर इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये था। और इसी तरीके से हमने यहाँ पर इसमें और इसमें करा था कि R1 प्लस R2 प्लस एंगल क्यू एन आर इज इक्वल टू 180 डिग्री, इस ट्राइंगल में करा था, इस छोटे ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई थी। तो एंगल क्यू एन आर 180 डिग्री, 180 डिग्री कॉमन है, तो इसका मतलब एंगल ए और R1 प्लस R2 इक्वल होगा, बस। और एंगल ए इज इक्वल टू R1 प्लस R2 है, तो हमने R1 की वैल्यू निकाल ली 15 डिग्री। और जब R1 की वैल्यू 15 डिग्री आ गई तो साइन आई अपॉन साइन R1 इज इक्वल टू अगेन √2 क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया आई की वैल्यू, ये है। ठीक है, बस ये इतना कर लीजिए। और नेक्स्ट क्लास जो है ना, रेगुलर जो ऑफलाइन क्लास है, वो तो आपकी फ्राइडे को होगी नेक्स्ट क्लास। ठीक है, मंडे की क्लास मैंने आज ली है और 13 तक मैं हूँ नहीं यहाँ पर, तो 13 को भी जब आऊँगा 14 को आपकी एक्स्ट्रा क्लास ले सकता हूँ। ठीक है, तो प्रिपेयर रहिएगा। ठीक, हाँ जी।